नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2024 को ख़त्म होने जा रहा है दोस्तों। और इनके बाद अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, इनके नाम की सिफारिश भारत के वर्तमान मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा कर दिया है। और ये जो नाम अगला होने वाला है संजीव खन्ना के रूप में होने वाला है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत को मुख्य न्यायाधीश के रूप में 51वां 51 जो यहाँ पे चीफ जस्टिस मिलने वाले हैं संजीव खन्ना, आखिरकार वो कौन है, उनका आखिरकार कैसे जुडिशियल फेडरल जो सिस्टम है पूरा का पूरा कार्यकाल रहा है दोस्तों। और आखिरकार भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों की नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, आखिरकार इनका रिमूवल कैसे हो सकता है, ये पूरे बात की जानकारी और पावर क्या होता है, ये बात सारी जानकारी आज के वीडियो में लेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, हु इज जस्टिस संजीव खन्ना, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ प्रपोजेस सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेज एज हिज सक्सेसर दोस्तों। जैसा कि हमने जाना कि जो डीवाई चंद्रचूड़ है वो अभी भारत के 50वें, गौर करिएगा यहाँ पे, भारत के 50वें यहाँ पे सीजेआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका कार्यकाल कब खत्म होने जा रहा है दोस्तों, तो 9 नवंबर 2024 को यहाँ पे। तो क्या होता है कि जो भारत का जुडिशियल सिस्टम है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको रेकमेंड करना पड़ता है, उनको सिफारिश करना पड़ता है, जो यहाँ पे कह लीजिए कि कानून मंत्रालय है उनको दोस्तों यहाँ पे, कि आखिरकार उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में, जिस बात का यहाँ पे जो सिफारिश है ऑलरेडी कर दिया गया है संजीव खन्ना के रूप में यहाँ पे। तो इन्हीं का हम पूरा यहाँ पे कह लीजिए कि देखेंगे कि कैसा इनका पूरा का पूरा कार्यकाल रहा है, पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है वगैरह वगैरह यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट होता आखिरकार कैसे है दोस्तों। आप देख सकते हो, एज द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस अप्रोचेज रिटायरमेंट, कि जब यहाँ पे मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब अपने रिटायरमेंट को अप्रोच करने लगते हैं यहाँ पे, जैसा कि 9 नवंबर को यहाँ पे डीवाई चंद्रचूड़ जो है यहाँ पे वो रिटायर होने वाले यहाँ पे, यानी कि काफ़ी कम समय बचा है। तो जो यहाँ पे कह लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, यानी कि हमारे देश की जो कानून मंत्रालय है वो सिफारिश मांगती है, रिकमेंडेशन मांगती है जो मौजूदा यहाँ पे चीफ जस्टिस है उनसे दोस्तों यहाँ पे, कि आखिरकार अगले आप अपने उत्तराधिकारी के रूप में किन को चीफ जस्टिस के रूप में देखना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे। Consultation with other judges might also take place. The recommendation is the present to the Prime Minister who will advise the President in the matter of appointment. देख सकते हो यहाँ पे कि जब एक बार कानून मंत्रालय के द्वारा जो सिफारिश मांगा जाता है, जो रिकमेंडेशन मांगा जाता है, और साथ में यहाँ पे जो मौजूदा यहाँ पे चीफ जस्टिस है वो एक बार रिकमेंड कर देते हैं अपने सारे यहाँ पे मौजूदा जजेस के साथ यहाँ पे कंसल्टेशन के बाद, तो ये जो नाम है दोस्तों वो प्रेजेंट किया जाता है कानून मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री के सामने यहाँ पे। और प्रधानमंत्री फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट एडवाइस करते हैं कि आखिरकार इनको जो है अपॉइंटमेंट देना है। अगर जो यहाँ पे कह लीजिए कि भारत की राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि नहीं ये जो नाम रिकमेंड किया गया है ये कह लीजिए कि यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो फिर ये लोकसभा और राज्यसभा में कह लीजिए कि यहाँ पे बहुमत से उनको उन नाम को हटाया भी जा सकता है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आखिरकार रिमूवल कैसे होता है, आखिरकार कैसे जो यहाँ पे एक मौजूदा जो मुख्य न्यायाधीश है उनको हटाया कैसे जा सकता है। तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 124 की धारा 4 है उसमें ये निहित है दोस्तों, जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ अ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज एप्लीकेबल टू चीफ जस्टिस एज वेल वंस अपॉइंटमेंट द चीफ जस्टिस रिमेन इन ऑफिस अंटिल एज 65। देख सकते हो यहाँ पे वो एक तो है कि एज बैरियर है, कि अगर जो चीफ जस्टिस का एज 65 ईयर्स हो जाता है तो उनको वैसे ही यहाँ पे कह लीजिए कि आर्टिकल 124 के तहत यहाँ पे खुद को रिटायर करना है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन 65 का उम्र अगर जो उनका नहीं हुआ है, लेकिन इनसे पहले भी कह लीजिए कि अगर जो इनको हटाना है, अगर जो ये खुद से नहीं यहाँ पे रिटायरमेंट देते हैं या फिर रिजाइग्नेशन नहीं देते हैं, तो भी यहाँ पे प्रोसीजर दोस्तों इम्पीचमेंट का यहाँ पे कह लीजिए कि उसके तहत यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इस मैटर को लाया जाएगा यहाँ पे कि इनको यहाँ पे हटाना है। तो जब बहुमत हो जाएगा 3/4 से ज़्यादा तो फिर यहाँ पे हटाया जा सकता है। लेकिन अगर जो हम टेन्योर की बात करें यहाँ पे कि आखिरकार कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो ये कोई फिक्स नहीं है। अगर जो 65 एज हो जाता है तो वैसे भी इनको यहाँ पे हटना है। देयर इज नो फिक्स टेन्योर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल बाय पार्लियामेंट एज फॉलो। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे वैसे तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, और अगर जो कुछ भी यहाँ पे कह लीजिए कि बीच में नहीं होता है, अगर जो खुद से ये
रेजिग्नेशन नहीं देते थे तो 65 के बाद ही यहाँ पे ये कह लीजिए कि रिटायर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन अगर जो 65 का एज नहीं हुआ है और ये रेजिग्नेशन भी नहीं दे रहे हैं और इनसे पहले ही अगर जो भारत की राष्ट्रपति चाहती है कि जो मौजूदा सीजेआई है इनको हटाना है तो उसके लिए भी हमारे कह लीजिए कि यहाँ पे संविधान के अंदर जो पूरा का दोस्तों यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया गया। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड after an address by each house of parliament supported by a majority of the total membership of that house and by majority of the not less than 2/3 of the member of that house present and voting has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of provided misbehavior or incapacity। आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यहाँ पे किन के द्वारा हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किलात होता है इसमें, क्योंकि जो यहाँ पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट है दोनों यहाँ पे लोअर हाउस और अपर हाउस दोस्तों यहाँ पे टोटल मेंबरशिप का जो मेजॉरिटी है वो अगर जो इम्पीचमेंट के पक्ष में यहाँ पे वोट करता है कि नहीं इनको हटाना चाहिए तभी यहाँ पे ये डिसाइड किया जाएगा। तो 3/4 का मेजॉरिटी होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पे वो मौजूदा सीजेआई को हटा सकती है। अदरवाइज 65 का एज जब हो जाएगा तो कह लीजिए कि यहाँ पे इनको हटा दिया जाएगा यहाँ पे। लेकिन अपने अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर पे ध्यान देना है यहाँ पे कि जो मौजूदा सीजेआई होते हैं उनसे रिकमेंड मांगा जाता है किनके द्वारा या सिफारिश मांगा जाता है जो भारत के कानून मंत्रालय है उनके द्वारा। तो शुक्रवार के ही दिन यहाँ पे पिछले शुक्रवार के दिन ही दोस्तों यहाँ पे जो कानून मंत्रालय है वो सीजीआई चंद्रचूड़ से यहाँ पे सिफारिश मांगी थी कि अपने अगले उत्तराधिकारी के रूप में आप किनका नाम सिफारिश करना चाहते हो यहाँ पे। तो इन्होंने सीनियरिटी के बेसिस पर संजीव खन्ना का नाम यहाँ पे सुझाया है यहाँ पे। अब ये नाम यहाँ पे कह लीजिए कि कानून मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यहाँ पे एडवाइस करेंगे यहाँ पे कि पूरा का पूरा जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसको कंडक्ट किया जा सके और भारत को देश का अगला यहाँ पे 51वें यहाँ पे यानी कि कह लीजिए कि 51st सीजीआई के रूप में यहाँ पे संजीव खन्ना को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया जाएगा। लेकिन आपको वैसे बता दें कि संजीव खन्ना जो कि यहाँ पे अगले सीजीआई होने वाले हैं इनका कार्यकाल महज 6 महीनों का होने वाला है दोस्तों, और ये 25 मई 2025 को यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि काफ़ी कम कार्यकाल के लिए यहाँ पे ये देश के अगले सीजीआई बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैज़ नेम्ड जस्टिस संजीव खन्ना द सेकेंड मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज हिज सक्सेसर इन लेटर टू द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। आप देख सकते हो कि यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को लेटर देते हुए क्योंकि उन्होंने ही रिकमेंडेशन मांगा था तो लेटर देना होता है, तो लेटर में यहाँ पे इन्होंने अपने सक्सेसर का नाम के रूप में संजीव खन्ना को इन्होंने चूज किया है, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दूसरे सबसे मोस्ट यहाँ पे सीनियर जज है दोस्तों यहाँ पे। और ये सीनियोरिटी के बेसिस पे ही यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से अपने सक्सेसर का नाम लेना होता है यहाँ पे। लेकिन गौर करिएगा ये फर्स्ट या फिर कह लीजिए कि टॉप मोस्ट सीनियर नहीं है, ये सेकंड मोस्ट सीनियर यहाँ पे है। द लेटर इज रिटन एज पर कन्वेंशन। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कोई संविधान के अंदर कह लीजिए कि कोई कानून वगैरह यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे जो मौजूदा सीजीआई है वो कह लीजिए कि यहाँ पे अगले को चूज करेंगे या फिर क्या प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये कन्वेंशन चला रहा है, ये प्रचलन यहाँ पे एक ट्रेडिशन है यहाँ पे कि जो मौजूदा सीजीआई होते हैं वही रिकमेंड करते हैं कि उनके बाद कौन यहाँ पे सीजीआई बनेंगे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन किसी प्रकार का कोई हमारे संविधान में यहाँ पे वर्णन नहीं है इसके बारे में, किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर वगैरह ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये रिमूवल कैसे किया जाएगा ये आपने जाना यहाँ पे कि बाकायदा लोअर हाउस और अपर हाउस में मेजॉरिटी देना पड़ता है इम्पीचमेंट के पक्ष में यहाँ पे, उसके बाद ही राष्ट्रपति यहाँ पे सीजीआई को हटा सकती है दोस्तों। और सीजीआई का जो पद होता है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा इंडियन फेडरल जुडिशियल सिस्टम है इसके तो टॉप मोस्ट ये जज होते ही है। साथ में अगर जो हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति भी यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दे और साथ में जो उपराष्ट्रपति है ये भी रेजिग्नेशन दे दे दोस्तों यहाँ पे, तो भारत के अंदर यहाँ पे जो मौजूदा सीजीआई है वो कह लीजिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे कार्यभार संभालते हैं दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये कह लीजिए कि जरूरी हो जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पद यहाँ पे हो जाता है। द लेटर इज रिटन एज पर कन्वेंशन। आप देख सकते हो कि जो लेटर सीजीआई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है लॉ ऑफ मिनिस्ट्री को यहाँ पे कानून मंत्रालय को, वो एक कन्वेंशन के तहत लिखा गया, क्योंकि बिल्कुल कह लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी पिछले 50 सालों से ऐसा ही चलता रहा है। जब कह लीजिए कि यहाँ पे जो रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करते हैं अपने अगले आने वाले सीजीआई को, तो इस बार यहाँ पे जो चूज किया गया है सेकंड मोस्ट जो सीनियर यहाँ पे है उनको अपने सक्सेसर के रूप में चूज किया है संजीव खन्ना को, हुज रिकमेंडेशन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। आप देख सकते हो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बार ये जो रिकमेंडेशन है, ये जो सिफारिश है संजीव खन्ना का नाम वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाएगा और वो कह लीजिए कि उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। DY चंद्रचूड़
टूक ओवर एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 9 2022। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए नवंबर 9 को ही इनका रिटायरमेंट यहाँ पे होने जा रहा है 2 साल के बाद, क्योंकि इनका जो एज है वो 65 हो जाएगा यहाँ पे 9 नवंबर 2022 को दोस्तों। और 9 नवंबर 2024 को इनका 65 साल हो जाएगा, और 9 नवंबर 2022 को यहाँ पे कह लीजिए कि ये अपॉइंट हुए थे यहाँ पे, यानी कि टोटल 2 सालों तक ये भारत के चीफ जस्टिस के रूप में इंडिया को यहाँ पे सर्व किए दोस्तों। एंड हिज टेन्योर एज द सीजीआई विल एंड ऑन नवंबर 10। आप देख सकते हो कि 9 नवंबर 2022 को यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए थे, और 10 नवंबर को इनका जो यहाँ पे टेन्योर है वो कह लीजिए कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर बाय द एज ऑफ 65। जैसा कि हमने शुरू में ही जाना यहाँ पे कि जो रिमूवल का प्रोसीजर होता है उसमें एक ये भी होता है कि 65 का एज एक बार यहाँ पे अचीव कर लिया जाता है सीजीआई के द्वारा, तो यहाँ पे वो रिटायर हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। और 10 नवंबर को इसीलिए यहाँ पे जो सीजीआई है वो यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे यहाँ पे। और काफ़ी भावुक शब्दों में जो ये रिटायर होने वाले हैं इस पर भी उन्होंने यहाँ पे एक स्पीच में बयां किया है यहाँ पे, जब भूटान के अंदर यहाँ पे पिछले महीने यहाँ पे 9 अक्टूबर को एक भाषण दे रहे थे, उसमें इन्होंने इस बात को जाहिर भी किया था यहाँ पे कि आखिरकार इनका जो लेगेसी है उसको कैसे याद किया जाएगा। जो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम के अंदर आने वाले हैं वो कह लीजिए कि क्या इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं सीजेआई चंद्रचूड़ से दोस्तों यहाँ पे। हु इज जस्टिस संजीव खन्ना। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे देश को जो 51st यहाँ पे है ना, 51वां यहाँ पे जो चीफ जस्टिस मिलने वाले हैं संजीव खन्ना, आखिरकार वो है कौन यहाँ पे। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 1960 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था, और महज 23 साल की उम्र में यानी कि 1983 में ये दिल्ली के बार काउंसिल के अंदर यहाँ पे एक एडवोकेट के तौर पर खुद को रजिस्टर करवा लेते हैं। आप देख सकते हो ही इनरोल्ड एज एन एडवोकेट, यानी कि एक वकील के रूप में यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो बार काउंसिल है वहाँ पे खुद को कह लीजिए कि रजिस्टर करते हैं 1983 में, जब इनका उम्र महज 23 साल था। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे एट द 30 हजारी कॉम्प्लेक्स है ना। तो गौर करिएगा, जो दिल्ली का 30 हजारी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से ये अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेकिन अगर जो हम सबसे पहले इनरोलमेंट की बात करें तो कहाँ इन्होंने खुद को इनरोल किया था? बार काउंसिल ऑफ दिल्ली 1983 में। इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली यहाँ पे है ना, दिल्ली के हाई कोर्ट में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। हाई कोर्ट से पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किए थे, और इससे पहले ये कह लीजिए कि यहाँ पे जो बार काउंसिल है वहाँ पे भी इन्होंने एक वकील के रूप में सर्व किया था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अलावा ये जो ट्रिब्यूनल्स है वहाँ पे भी ये एक वकील के रूप में, एक जज के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। जस्टिस खन्ना ऑल्सो सर्व्ड एज द सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड बिकम द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इन 2004 दोस्तों। आप गौर करिएगा यहाँ पे जो सीनियर स्टैंडिंग जो यहाँ पे काउंसिल फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसके अंदर भी इन्होंने है ना सर्व कर रखा है, और साथ में यहाँ पे जो स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली था 2004 के अंदर, वहाँ पे भी एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों अपना यहाँ पे जो सेवा है ये दे चुके हैं। ही ऑल्सो अपीयर्ड एज एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एन एमिकस क्यूरी इन क्रिमिनल केसेस एट द दिल्ली हाई कोर्ट। आप देख सकते हो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो यहाँ पे हाई प्रोफाइल केसेस है वहाँ पे भी ये कह लीजिए कि अपना जो यहाँ पे जजमेंट है वो यहाँ पे सुना चुके हैं। जो यहाँ पे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और साथ में जो एमिकस क्यूरी क्रिमिनल केस है दोस्तों वहाँ पे ये अपने जजमेंट दे चुके हैं। लेटर बिकमिंग एंग एडिशनल जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, आगे चलकर ये 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर यहाँ पे कह लीजिए कि इनको नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पे 2005 में तो एडिशनल जज बनाए गए थे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन 2006 में ये परमानेंट जज बन जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो गौर करिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे ये कह लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में ये सर्व कर किए हैं यहाँ पे। जस्टिस खन्ना ऑल्सो सर्व्ड इन पोजीशन सच एज चेयरमैन, जज इंचार्ज, दिल्ली जुडिशियल एकेडमी, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेडिटेशन सेंटर। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, इसलिए इनका जो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो इनका कार्यकाल है काफ़ी लंबा रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे चेयरमैन के पद पर यहाँ पे जो दिल्ली जुडिशियल एकेडमी है वहाँ पे ये सर्व कर चुके हैं। दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वहाँ पे ये चेयरमैन या जज के रूप में यहाँ पे सर्व कर चुके हैं। और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मेडिटेशन सेंटर के वहाँ पे भी ये सर्व कर चुके हैं दोस्तों। संजीव खन्ना यही यहाँ पे है ना, और डी वाई चंद्रचूड़ यहाँ पे रिटायर कर जाएंगे 10 नवंबर 2024 को यहाँ पे। और अगले 6 महीने तक यानी कि कह लीजिए कि 25 मई तक यहाँ पे 2025 तक यहाँ पे जो 51वां यहाँ पे संजीव खन्ना है वो यहाँ पे सीजीआई के रूप में यहाँ पे सर्व करेंगे यहाँ पे ऑन जनवरी। अभी तक आपने जान लिया है ना
कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कैसे यहाँ पे एडिशनल जज के बाद ये परमानेंट जज बनाए जाते हैं। आगे गौर करिएगा, 18 जनवरी 2019 को ये कह लीजिए कि यहाँ पे हाई कोर्ट से सीधे कहाँ चले आते हैं, तो कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इनका नियुक्ति होता है। देख सकते हो, ही वाज एलिवेटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इवन बिफोर बिकमिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। आप देख सकते हो कि इनको सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है, जबकि ये किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने थे यहाँ पे दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि इनका प्रमोशन काफ़ी यहाँ पे तेज गति से किया गया। ही इज़ प्रेजेंटली द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड अ मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल। आप देख सकते हो यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज होने के साथ साथ जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद है दोस्तों नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर, वहाँ पे भी ये सर्व कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे ये एक मेंबर भी हैं गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के अंदर। इन अ केस अगेंस्ट अ जर्नलिस्ट ओवर हिज रिमार्क ड्यूरिंग अ टीवी शो, अ बेंच हेडेड बाय हिम सेड आर्टिकल 19(1) का जो क्लॉज फर्स्ट है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिफीटिंग द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हो ये जो इनका फैसला था यहाँ पे ये काफ़ी निर्णायक था दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया था यहाँ पे, किसको किसी भी कह लीजिए कि यहाँ पे सूरत में इसको खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट की गारंटी करता है दोस्तों। अ बेंच ही वाज पार्ट ऑफ आल्सो क्लियर्ड द कंट्रोवर्शियल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। है ना कि करोड़ों की लागत से यहाँ पे जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को यहाँ पे कह लीजिए कि लॉन्च किया गया था, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सरकार का क्रिटिसिज्म भी हो रहा था यहाँ पे कि एक ऐसा देश जहाँ पे कह लीजिए कि इतना ज़्यादा भूखमरी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वो ऐसे दौर में यहाँ पे जो हमारी सरकार है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रही है यहाँ पे, जो कि करोड़ों की लागत से यहाँ पे बनने वाला है। तो इस कंट्रोवर्शियल कह लीजिए कि यहाँ पे जो केस हुआ था उसके अंदर भी एक बेंच के ये हिस्सा बने थे दोस्तों। ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज दैट अपहेल्ड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। दोस्तों यहाँ पे जो एक तरीके से लिए कि आर्टिकल 370 है जो कि स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू कश्मीर का, इसका जो एब्रोगेशन किया गया उस वक्त भी यहाँ पे ये कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पार्ट थे यहाँ पे। और साथ में आप देख सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ट्रक डाउन किया गया यहाँ पे, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत अब कोई भी यहाँ पे जो लोग हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कह लीजिए कि चंदा नहीं दे सकती है, इसको भी जो ख़त्म किया गया था और इसके लिए जो बेंच बैठाया गया था उसके भी ये पार्ट है। तो देख सकते हो 370 से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया और इसके अलावा कई सारे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण केसेस है और इसके लिए जो बेंच बैठाया गया था उसके ये पार्ट रह चुके हैं दोस्तों यहाँ पे। तो CJI चंद्रचूड़ की तरह इनका भी यहाँ पे जो कह लीजिए कि फैसला है काफ़ी ज़्यादा निर्णायक रहा है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो आखिरकार हम लास्ट में ये देख लेते हैं कि 9 अक्टूबर को एक कह लीजिए कि भूटान के अंदर कह लीजिए कि एक स्पीच दे रहे थे CJI चंद्रचूड़, वहाँ पे भी इस बात के इन्होंने यहाँ पे जानकारी दी थी कि इनका जो कार्यकाल है बहुत जल्द यहाँ पे ख़त्म होने वाला है यहाँ पे। और कह लीजिए कि भावुक होते इन्होंने और क्या कहा कुछ वो हम देख लेते हैं। पार्डन मी फॉर बीइंग अ लिटिल वर्नरेबल, यहाँ पे कि वर्नरेबल होने के कारण मुझे आप कृपया क्षमा कीजिएगा। आई विल बी डिमिटिंग ऑफिस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन नवंबर दिस ईयर। देख सकते हो कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो मेरा ऑफिस है वर्तमान में उसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा 10 नवंबर इसी साल के यहाँ पे। आफ्टर हैविंग सर्व्ड माय कंट्री फॉर 2 ईयर्स, 2 साल की यहाँ पे सर्विस देने के बाद, एज माई टेन्योर इज कमिंग टू एन एंड माई माइंड हैज़ बिन हेवली preoccupied with fears and anxiety about the future and the past। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि देश का आखिरकार जुडिशियल सिस्टम का फ्यूचर क्या होगा, इसको लेकर मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा फियर और एंजाइटी है दोस्तों यहाँ पे। आई फाइंड माई सेल्फ पॉन्डरिंग ओवर क्वेश्चन सच एज डिड आई अचीव एवरीथिंग आई सेट आउट टू डू। है ना कह लीजिए कि इसलिए यहाँ पे अब यहाँ पे अंतिम घड़ी में जब मैं यहाँ पे रिटायर होने जा रहा हूँ, मेरे मन में यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है लगातार उभरते जा रहे हैं कि क्या आखिरकार जो मैंने गोल यहाँ पे जो मैंने प्रिंसिपल सेट किया था कि मैं यहाँ पे CJI के रूप में क्या क्या यहाँ पे सर्व करूँगा, क्या मैंने उसको कंप्लीट किया भी कि नहीं किया। हाउ विल हिस्ट्री जज माई टेन्योर, कि जो इतिहास है आखिरकार कैसे मेरे कार्यकाल को मेरे टेन्योर को याद करेंगे दोस्तों। कुड आई हैव डन थिंग डिफरेंटली, क्या मैंने कुछ यहाँ पे बाकियों से अलग किया है। व्हाट लेगेसी विल आई लीव फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ जजेज एंड लीगल प्रोफेशनल, कि जो आगे देश के भविष्य में यहाँ पे जो लीगल प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं या फिर जो जजेज बनने जा रहे हैं
आखिरकार वो क्या मेरे से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर पाएंगे। ये सब तमाम जो क्वेश्चन है वो लगातार मेरे मन में यहाँ पे पॉन्डर किए जा रहा है, यहाँ पे उभरता जा रहा है दोस्तों। तो आखिरकार हम वीडियो के अब अंत में अगर जो समराइज करें दोस्तों, तो आपने जाना यहाँ पे कि वर्तमान में 50वें CGI के रूप में DY चंद्रचूड़ है, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर को यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। और जो यहाँ पे ट्रेडिशन रहा है दोस्तों, जो कन्वेंशन रहा है, जो पहले से चलते आ रहा है, उसके तहत क्या है, इसको बोलते हैं यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ मोमेरेंडम, जिसमें जो हमारी देश की कानून मंत्रालय है वो रिकमेंडेशन ढूंढती है, यानी कि वो कह लीजिए कि सिफारिश ढूंढती है कि आखिरकार जो मौजूदा CGI है वो अगले CGI के रूप में किनका नाम सिफारिश करना चाहेंगे। तो एक बार जब यहाँ पे लेटर के रूप में जिनका भी नाम सिफारिश किया जाता है CGI के द्वारा, वो कह लीजिए कि कानून मंत्रालय उनका नाम पेश करती है सबसे पहले प्रधानमंत्री के सामने। प्रधानमंत्री फिर एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अगर जो इस बात से यहाँ पे एग्री कर जाते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को CGI बनाया जा सकता है, तो फिर कह लीजिए कि वो पूरा का पूरा जो उनका जो स्वेरिंग सेरेमनी है उसको कंडक्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर जो यहाँ पे राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं इस व्यक्ति को CGI नहीं बनाया जा सकता है, तो बाकायदा यहाँ पे लोअर हाउस और अपर हाउस के अंदर वो कह लीजिए कि एक तरीके से वोटिंग भी करवा सकती है, जिसमें अगर जो 3/4 जो मेजॉरिटी है वो कह लीजिए कि जो वर्तमान CGI जिनको बनाया जा रहा है यहाँ पे अगले को जिनको बनाया जाएगा, अगर जो उनका नाम उनको नहीं सूट करता है तो फिर वो नाम को ड्रॉप कर दिया जाएगा और एक बार फिर से रिकमेंडेशन यहाँ पे मांगा जाएगा CGI से यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो संजीव खन्ना के बारे में जानकर? आपको क्या लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।